सारी एनर्जी यहीं खत्म हो जाए तो वहाँ क्या करेंगे। रणदीप हुडा इन मेरे हाय गाइस, हाय व्हाट्स अप। गांधी जी ने पूरा पतित पावन सीता पूरा गाना बनाया। सावरकर जी ने मंदिर बनाए, पतित पावन मंदिर, कोई नहीं जानता। ये विश्वास रख के कि अगर हमने शस्त्र उठाए तो इतने से अंग्रेज हैं, इतने से हैं, इनको तो मार मार के भगा देंगे। क्या फिल्म बैलेंस्ड है या फिर वीर सावरकर का सिर्फ अच्छा साइड फिल्म में दिखाया गया? अरे भाई, मैं तो 2 साल से लगा हुआ हूँ ये पिक्चर बनाने। कौन सी प्रोपेगेंडा पिक्चर की बात कर रहे हो तुम? इतनी प्रोपेगेंडा वाली होती तो फटाफट बन जाती ना। एक्टिंग का कीड़ा वहीं काट लिया। एक्टिंग का कीड़ा मुझे बचपन से है। आजकल तो आईफोन आ गए हैं तो एक्टिंग रील बना बना के सभी करते रहते हैं। सारे एक्टर है, ये सब एक्टर है। इनका किसी का इंस्टाग्राम खोल के दिखा दो यार। किसी का भी, मैं पत्थर फेंकता हूँ उसको, इंस्टाग्राम खोल लो, एक्टर है। हर फिल्म से पहले ऐसा ही लगता है कि इस बार ही मुझे पकड़ लेंगे लोग कि मुझे कुछ नहीं आता, तो उसके चक्कर में मैं और मेहनत करता हूँ और स्क्रैच से शुरू करता हूँ। अगर सावरकर जी अभी होते तो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते? हाँ, प्लांटेड लग रहा है। क्योंकि अगर सावरकर जी आज की डेट में होते तो वो अपनी क्रांति एक्सप्रेस करने के लिए रैप म्यूजिक वो यूज करते। आपके गाने यहाँ लगते हैं। मेरे को गाना सुन लोगी ना मेरा, भाग जाओगे यहाँ से। सर प्लीज 1-2 लाइंस। ओके नो। ढके ढकाए ढोल धरे इन्हें ढके रान दे भाई। सारी पूछ लेगा तो सबने बेरा पाट जाएगा। के होया था, के ना होया था। क्या बात है। तो गाइस, रणदीप हुडा इन मेरे मोहल्ले में। हाय गाइस, हाय व्हाट्स अप। व्हाट्स अप। बताओ भाई व्हाट्सअप। कहाँ बैठना है? अरे जहाँ आपका मन करे। कैमरामैन फ्रेम सेट कर लिया। And first time not only as an actor but as a director also. So राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। थक गए भाई, थक गए। अब ये थक गए हैं, लेकिन जाते वक्त ये कह के जाएं कि मेरी एनर्जी हाई हो गई है। ये हम सबका जो है कर्तव्य बनता है। अच्छा, ये हमारा शो है जिसका नाम है मेरे मोहल्ले में। मेरे मोहल्ले में? यस, अच्छा। ये हमारा मोहल्ला है। तो ये बताइए, गब्दू का मोहल्ला कैसा था? गब्दू इनके बचपन का नाम। गब्दू मेरे स्कूल में नाम दिया था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स स्कूल में गया था। तो मेरे पिताजी डॉक्टर थे, वो बाहर रहते थे और मैं अपनी नानी के साथ रहता था, और नानी ने परांठे और मक्खन खिला खिला के थोड़ा गोल कर दिया था। हालांकि मैं अब अपनी फोटोज देखता हूँ तो इतना मोटा नहीं था कि गब्दू बोलते लोग। अब मेरा मोहल्ला था लालचंद कॉलोनी, DLF कॉलोनी भी बोलते हैं उसको। चौक में हम रहते थे और मेरे नाना की वहाँ काफ़ी वो थी जो कि उन्होंने धीरे धीरे बेच दी थी। उनकी पुरानी कोठी थी बनाई हुई। मेरे नाना तहसीलदार थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और मेरे फादर डॉक्टर थे। तो लालचंद कॉलोनी में मैं रहता था। हमारे वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी थे, पंजाबी लोग जिनको हम बोलते थे। पास ही में एक एरिया था कैंप, जहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजी लोग आए थे। तो मेरे मोहल्ले में मोस्टली वो लोग थे, जाट लोग भी थे पर इतने ज़्यादा नहीं थे। तो मैं उन्हीं के बच्चों के साथ खेलता वेलता था, और लुकन छुपाई और चोर पुलिस और न जाने क्या क्या। उसी वक्त से शायद मैंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। एक्टिंग का कीड़ा वहीं काट लिया। एक्टिंग का कीड़ा मुझे बचपन से है। अच्छा, ये बताइए, एक्चुअली हर बच्चे को होता है, वो अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ एक्टिंग करता रहता है। आजकल तो आईफोन आ गए हैं तो एक्टिंग रील बना बना के सभी करते रहते हैं। सारे एक्टर है, ये सब एक्टर है। कितने हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं या एक्टर हैं? एक्टर हैं ऑलरेडी तो है। इनका किसी का इंस्टाग्राम खोल के दिखा दो यार। किसी का भी, मैं पत्थर फेंकता हूँ उसको, इंस्टाग्राम खोल लो, एक्टर है। वीर सावरकर जी, द ट्रेलर इज फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच। एक ताली बनती है भाई ट्रेलर के लिए, जिस तरह से इस तरह के डायलॉग्स हैं इस तरह का। और आप तो खैर मतलब, हम लोग तो खैर 2-2.5 ग्राम बढ़ जाता है, 250 ग्राम बढ़ जाता है, कम से कम बड़े परेशान होते हैं। अब तो सीधे 25-27 किलो से कम बात ही नहीं करते हैं। इतना वेट एकदम लूज कर देते हैं। यार इसके लिए भी ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारा मेरी बहन के नेतृत्व में होता है। मेरी बहन इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर हैं, वेलनेस की डॉक्टर हैं, तो वो मेरी डाइट
और मेरा डाइट कम है तो विटामिन्स कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब उसको मॉनिटर करती हैं। कई बारी जैसे ये पिक्चर करते वक्त मैं 62 किलो का हो गया था और मैं 92 का था। मैं इंस्पेक्टर अविनाश कर रहा था उस वक्त, जिसमें खाते पीते यूपी के पुलिस वाले, पेट वेट था मेरा आराम से। मेरा सबसे फेवरेट रोल था, खाओ पियो मौज करो, एक्टिंग भी करो। फिर उसमें उसके बाद जब ये फिल्म के लिए मैंने वेट लूज़ किया तो ये फिल्म बीच में शेल्व हो गई थी फॉर सम रीजंस। तो उस वक्त मेरी मसल्स इतनी जा चुकी थी कि मेरा घुटना एकदम से ऐसे निकल के मेरी सारी लिगामेंट्स टूट गई। तो उसके बाद मैं 8 हफ्ते बेड में पड़ा रहा, तो मेरा वज़न गेन हो गया। और मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे मीठे का बहुत शौक़ है। मैं 1-1, 2-2 किलो आइसक्रीम एक बारी में खा सकता हूँ। मैं पूरे लड्डू के डब्बे खा सकता हूँ, बर्फ़ियाँ खा सकता हूँ, चॉकलेट कितनी खा सकता हूँ। तो मेरा स्वीट टूथ है, मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ होती है और मोस्टली लोगों को होती है। तो वो सब कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है कि मन मार के आपको एक लक्ष्य रखना पड़ता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। और मेरा ये रहता है कि अगर आप किसी रियल लाइफ किरदार के बारे में कहानी कर रहे हो तो उसमें सबसे बड़ी जो एक फर्स्ट चीज़ लोगों को दिखती है वो देखने में आप वैसे लगने चाहिए। Exactly. क्योंकि वो आपको ज़्यादा छूती है। फिर वो सिर्फ वही प्रिपरेशन नहीं होती, उसके साथ बहुत और कुछ होता है, एक रूहानी लेवल पे, एक दिमागी लेवल पे। तो ये वेट लूज़ करना, गेन करना आसान नहीं होता है, पर अगर मेरे पास कोई लक्ष्य ना हो ना, राइट, हाँ, और मैं एक्टर नहीं होता तो मैं वाकई में बहुत मोटा होता। गब्दू हो गया। फिर गब्दू नाम जस्टिफाई हो। हाँ, बहुत मोटा होता मैं। तो सबसे पहले वीर सावरकर पे ही सवाल शुरू कर लेते हैं, बताइए। बोलो भाई। हेलो सर, हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। Thank you, darling. आपके गाने यहाँ लगते हैं, कहाँ? आपकी जो एक्टिंग वगैरह होती है गानों पे। मेरे को गाना सुन लोगी ना मेरा, भाग जाओगे यहाँ से। सर प्लीज एक दो लाइंस। ओके। नो। सवाल कोई? सर तो मेरा क्वेश्चन आपका ये है कि मतलब आपने अभी कुछ टाइम पहले ही मतलब रिसेंटली बोला था कि जो सावरकर मूवी आने वाली है उसके लिए आपने जेल में, मतलब जो काला पानी का जेल है उसमें अपने टाइम स्पेंड करा था और लाइक 20 मिनट से ज़्यादा आप नहीं निकाल पाए थे, तो ऐसा क्यों? और 20 मिनट्स थोड़ा एग्जैजरेशन था, मैं तो 5 मिनट भी नहीं रह पाया था। ओके, तो मतलब ऐसा क्यों और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस पूरे चीज़ में? देखिए, मैं वहाँ गया था रेकी पे एज ए डायरेक्टर भी और एज एन एक्टर भी। मेरे अंदर 2-3 लोग थे उस वक्त। मैं ये हैट पहनता था, फिर ये पहनता था, फिर ये पहनता था। तो जब मैं वहाँ गया और मैं उसको कैसे शूट करेंगे, कौन सा एंगल लगाएंगे, कैसे लेंसिंग करेंगे, कौन सा सीन कहाँ करेंगे, उसका एक डिसीजन लेना होता है रेकी पे ताकि उसकी प्रिपरेशन हो सके। तो उस वक्त फिर मेरे को लगा यार मैं एक्टर भी तो हूँ। तो मैंने अपने क्रू को बोला कि भाई मुझे ऐसा करो, बाहर से उसकी कुंडी लगा दो और जाओ, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। 5 मिनट में मेरा सांस फूलने लगा, क्लॉस्ट्रोफोबिया मुझे होने लगा। और वहाँ पे ऐसा है कि आपको सेलुलर जेल जो है वो सारे जो दरवाजे हैं सेल्स के, वो एक ही साइड फेस करते हैं। उसमें 7 विंग थे, तो आपको कोई नहीं दिखता है, कोई भी नहीं दिखता है। और उसकी कुंडी भी ऐसे होती है कि यहीं पे है। और अंग्रेज़ क्या करते थे कि ताला लगा के आपको चाबी फेंक जाते थे। आप पूरी रात कोशिश करो पर आपका हाथ नहीं पहुंचता था। खैर वो अलग बात है। तो उसमें मुझे मेरा दम घुटने लगा और मैं एकदम से कि यहाँ पे कोई इतने साल लोगों ने बिताए, सिर्फ सावरकर जी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने, उनके खुद के बड़े भाई ने, बाबा राव सावरकर, जिनका नाम गणेश दामोदर सावरकर था, जिनको जो विनायक से भी ज़्यादा अनसंग रहे हैं, वो एकदम से जब मेरे को उसका मेरी महसूसियत होने लगी, मैं चिल्ला के पीट के उनको, और उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। तो वो जो मेरा झटपटाना था ना, उसमें मैं समझ गया था कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। इट इज़ अ हॉरिबल प्लेस। कोलोनलिज्म का एक बहुत ही भद्दा और एक बहुत ही सच्चा उदाहरण है। वहाँ पे सबको जाना चाहिए। क्या हमारे क्रांतिकारियों के साथ वो लोग करते थे, वो बहुत दर्दनाक है। आई थिंक गाइस यही क्राफ्ट है जो रणदीप हुड्डा को रणदीप हुड्डा बनाता है। सो जब आप हर कैरेक्टर में जो एक रियलिज्म लेके आते हैं, वहां तक जाना नहीं तो हो सकता है आप किसी और को भी भेज देते कि भाई जा रेकी करके आ, फिर मुझे रिपोर्ट देना। मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि हर फिल्म से पहले ऐसा ही लगता है कि इस बार ही मुझे पकड़ लेंगे लोग कि मुझे कुछ नहीं आता।
तो उसके चक्कर में मैं और मेहनत करता हूँ और स्क्रैच से शुरू करता हूँ। इसलिए मैं अपनी कभी फिल्में नहीं देखता हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना लग जाए कि यार वाह, उसके बाद मेरे ख्याल से करियर नीचे ही जाता है। आप कभी नहीं देखते अपनी फिल्में? बहुत रेयरली देखता हूँ, बहुत रेयरली। मैं पेरेंट्स के साथ एक बार ही देख लेता हूँ, अदरवाइज एज एन एक्टर मैं जो डबिंग के दौरान या कुछ ठीक करना था उसके दौरान जब देखता हूँ, रशिस। हाँ, तो वो ठीक था। मैंने सीरीज़ देखी अपनी, क्योंकि सीरीज़ में बहुत कुछ होता है जो हमें पता नहीं होता, क्योंकि बहुत उसका कैनवस थोड़ा बड़ा होता है और बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैंने देखी, कैट भी देखी, मैंने इंस्पेक्टर विनाश भी देखी, दोनों ही मुझे बहुत पसंद आई। कैट थोड़ा बहुत क्लासी एक ऑडियंस के लिए है, देसी ऑडियंस के लिए भी है, पर नेटफ्लिक्स का जो वो है। और जियो का जो इंस्पेक्टर विनाश है वो मासी भी है, क्लासी भी है, उसकी अलग बात है। अगला सवाल किसले? हेलो सर। हेलो। मुझे लगता है कि ये जो सवाल पूछने वाला हूँ ये बहुत वायरल होने वाला है। अच्छा, अच्छा, सर ये पहले वीर सोच सावरकर के जी आया तो है। सावरकर जी है नहीं, आपने उनका रोल किया है, तो सर अगर सावरकर जी अभी होते तो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते? और राहुल गांधी के बारे में सोचते ही नहीं। वो लोग जो उन्हें गालियां देते हैं और सोचते हैं कि उनको एक दो चार गाली दे देंगे तो हमें वोट मिल जाएंगे, उनके बारे में क्या सोचते? उनके बारे में वो ज़्यादा सोचते नहीं, हालांकि बहुत तिखट और तीखे मिजाज के आदमी थे। ऐसी लाइन बोलते कि अगली बारी वो कुछ मुंह खोलने से डरते। ऐसी मिर्ची लगा देते थे लोगों को सावरकर जी। जो आपने उनकी सुनी होगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक स्पीच है, सावरकर माने तेज, सावरकर माने तलवार तीर, सावरकर मंजे तिकट। तो बहुत ही वैसे थे। आज के डिस्कोर्स में होते तो पब्लिक सोशल मीडिया पे तो उन्हीं के वायरल वीडियो चलते रहते। अब ये वायरल नहीं हुआ तो तुम देख लेना, बट इसमें लिख देना प्लीज वॉच वीर सावरकर। ठीक। हेलो सर, मेरा नाम आस्तिक तिवारी है। इस मूवी को पहले जैसे हम जानते हैं महेश मांजरेकर जी डायरेक्ट कर रहे थे। जी। ऐसा क्या हुआ आपके या उनके बीच में कि आपने सोचा कि उनकी जगह आपको डायरेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये पहली मूवी है जिसको आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या किस्सा है? इसके पीछे किस्सा ऐसा है कि उस किस्से की बात मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एक क्रिएटिव प्रोसेस में और एक पिक्चर के एग्जीक्यूशन में, जो कि वो फिल्मों वालों की ही आपस की बातें होती हैं, उनको पब्लिक में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुका हूँ। इस फिल्म का मैं डायरेक्टर था, हूँ और सदा रहूँगा। तो अगर आपको कभी आगे महेश जी के साथ काम करने का मौका मिले, आप करेंगे फिर? बिल्कुल, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम स्टूडेंट हो? जी। हाँ, अभी से- प्लांटेड लग रहा है। राम राम डालें। रणदीप जी, मेरा नाम नमन शर्मा है। हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले साल आपने एक ट्वीट किया था, आपने लिखा था कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के आइकॉन रहे हैं सावरकर जी। जी। तो जब हम किसी ऐसे रियल पर्सनालिटी के ऊपर मूवी बनाते हैं तो काफ़ी रिसर्च हमें करनी पड़ती है। तो आपके उस ट्वीट के पीछे क्या कहानी है? आपने वो कैसे रिसर्च के बारे में बताइए थोड़ा। भगत सिंह की जेल डायरीज पढ़ी हैं आपने? जी नहीं। अवेलेबल है वो बुक भी है उसके ऊपर एक। उसमें सावरकर जी की बहुत कविताएं उन्होंने लिखी हुई हैं और येट्स की भी लिखी हैं, बहुत लोगों की लिखी हैं उन्होंने। तो वो क्यों लिखी होंगी? प्रेरित होंगे तभी लिखी होंगी ना। इनफैक्ट भगत सिंह जी का बयान है कि उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था जब वो जेल में थे, जब उनको फांसी की सज़ा, तो वो कायर क्या जाने उन आंसुओं की कीमत जो वतन पे मर मिटने वालों की आंखों से छलकते हैं। ये मदन लाल धिंगड़ा और विनायक की जो आखिरी मीटिंग थी, जब मदन लाल धिंगड़ा ने जाके कर्जन वाइली जो कि लंदन के सीक्रेट सर्विस के हेड थे, पहली बारी अंग्रेजी धरती पे राजनीतिक हत्या इतने बड़े आदमी की हुई थी, तो उस वक्त से उसी से सब प्रेरित थे। और 1906 में उन्होंने 1857, जो कि आपने भी पढ़ा होगा, सिपाही म्यूटनी पढ़ा है कि नहीं? सिपाही म्यूटनी बोलते हैं ना हिस्ट्री की किताब में। सावरकर जी ने उसका नज़रिया बदल दिया था और ये कहा था, एक किताब लिखी थी बहुत बड़ी, बहुत रिसर्च करके लंदन में, जो था कि भारत 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें सभी लोग मिल के लड़े थे, वो सिर्फ सिपाही लोग नहीं थे, बहुत लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। उस किताब से वो ऐसी किताब थी जो कि छपने से पहले ही बैन हो गई थी।
पहली किताब थी वो, जिसके बारे में लोगों ने, अंग्रेज़ों ने सुना था और बैन कर दिया था। फिर वो कोपेनहेगन में छपी थी और वहाँ से वो इंडिया स्मगल की गई थी, और उसको सावरकर जी ने अपने नाम से भी नहीं लिखा था, एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी के नाम से लिखा था। और वो किताब इतनी वायरल हुई थी, अगर आज की भाषा में बोलें, वो बहुत वायरल हुई थी और वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में छपी थी। इनफैक्ट भगत सिंह उसको गुरमुखी और अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके लोग कॉलेजों में लोगों को बांटना चाहते थे। HSRA जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके हेड थे चंद्रशेखर आज़ाद और जिसके हिस्सा थे भगत सिंह, इतने बड़े हिस्से नहीं थे उस वक्त, पहले छोटे हिस्से थे, तो उसको, अगर आपने सावरकर जी की किताब ना पढ़ी हो तो आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते थे। सिमिलरली नेताजी ने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई, तो जब लोगों को भर्ती जब होते थे तो यूनिफॉर्म दी जाती थी, बंदूक दी जाती थी, फ्लीट दिए जाते थे, जो कि आजकल तो बनते ही नहीं होंगे, कैनवस के जूते होते थे फ्लीट, और सावरकर जी की किताब दी जाती थी, ताकि लोग उससे प्रेरित होकर देशभक्ति की भावना से एक ये विश्वास रख के कि अगर हमने शस्त्र उठाए तो इतने से अंग्रेज़ हैं, इतने से हैं, इनको तो मार मार के भगा देंगे। क्या हुआ? आइए आप एक बार माइक उनको दे दो। हाय सर। हाय। सर मेरा सवाल ये है कि अगर वीर सावरकर को, जैसे अभी आपने कहा भी कि अगर आज की डेट में वो होते तो वो उन्हीं के सारे वीडियोस वायरल हो रहे होते तो वीर सावरकर एक ऐसा कैरेक्टर रहे हैं अपने टाइम में जो किसी के लिए विलन है और जैसे मैंने कहा वीर हैं किसी के लिए, तो एक्चुअली एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने उन्हें वीर नाम दिया, बट लेकिन एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी उन्हें विलन नाम देता है आज भी। यानी कि उनकी जो पर्सनैलिटी है और उनके जो थॉट्स हैं कोई अग्री करता है और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी आज भी अग्री नहीं करता है। तो क्या फिल्म बैलेंस्ड है या फिर वीर सावरकर का सिर्फ अच्छा साइड फिल्म में दिखाया गया? कैसे इसको टेक्निकली रखा गया कि फिल्म बायस ना लगे, या फिल्म वो सेक्शन भी दिखाया जाए जहां पर लोगों ने वीर सावरकर पर क्वेश्चन उठाए? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, इस पिक्चर में सब कुछ है। इस पिक्चर में वो सब कुछ है जो कि आप लोगों की बिना पढ़ी नॉलेज में सावरकर जी जो हैं आज तुम्हारी शक्लों पे लिखा हुआ है, वो भी सवाल हैं, और इतना भी बहुत कुछ है जो कि आप जानते भी नहीं हैं उनके बारे में। तो ये इन्फॉर्मेटिव है, इसको मैंने फैक्ट टू फैक्ट डील किया है। मैंने सिर्फ सावरकर जी का व्यक्तित्व नहीं बताया है, सर्कमस्टांसेस क्या थे उस देश में उस वक्त, जब आप भी हैं, वो आप अपने सर्कमस्टांसेस का एक नतीजा है जो यहाँ खड़ी हुई हैं। तो मैंने सर्कमस्टांसेस भी क्रिएट किए हैं, और ये भी मेरे 95% डायलॉग उन एक्चुअल हस्तियों ने कहे हैं, सावरकर जी ने कहे हैं, वो रिसर्च करके मैंने लिखा है। पिक्चर में मैं इनफैक्ट उनको वीर नहीं बोलता हूँ, मैंने मैंने पब्लिक के लिए छोड़ा है कि आप पिक्चर देखिए और खुद घर जाके डिसाइड करिए कि वो वीर थे कि नहीं। वरुण, इसमें जैसा जब भी किसी ऐसी हस्ती पे फिल्म आती है तो आजकल तो खैर वैसे भी एजेंडा, प्रोपेगेंडा, तरह तरह के नाम हम दे देते हैं, तो इसे देखने के बाद उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? जी बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है। प्रोपेगेंडा तो सावरकर जी के नाम पे इतने सालों से चलाया हुआ है लोगों ने, उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए ये पिक्चर है। ये पिक्चर मैं पिछले 15 अगस्त को रिलीज़ करने वाला था, वो नहीं हो पाई। फिर मैंने दिसंबर में रिलीज़ करने की कोशिश की, फिर मेरे को लगा 26 जनवरी को रिलीज़ करूँगा क्योंकि इतनी बड़ी देश की शख्सियत है, वो भी नहीं हो पाया। तो फिर मार्टर्स डे मुझे लगा कि अच्छा है, वो इत्तफाकन इलेक्शन है, और मेरा ये मानना है कि बिकॉज इलेक्शन है तो इसके बारे में और बातचीत होंगी और लोग और सावरकर जी के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरे को लोगों की नॉलेज और लोगों की भावनाओं के लिए, मैं ये पिक्चर के लिए भी अच्छा मानता हूँ। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अरे भाई मैं तो देखने 2 के साल बाद- से लगा हुआ हूँ ये पिक्चर बनाने, कौन सी प्रोपेगेंडा पिक्चर की बात कर रहे हो तुम? इतनी प्रोपेगेंडा वाली होती तो फटाफट बन जाती ना। बिल्कुल। आइए। राम राम रमदीप जी। राम मैं राम। आयुष मिश्रा। मैं आपसे, आपका जो ट्रेलर है एकदम टेक्निकली वेल मेड और एकदम सटीक लग रहा जी। है। ऐसा लग रहा है कि ना कोई ऐसे ही नहीं बना दिया गया है, काफी रिसर्च और मेहनत करके बनाया गया है। जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक लहर चल पड़ी है ऐसी मूवीज की, जैसा कि हमने इसी साल देखा, अटल, आर्टिकल 370, ऐसी मूवीज आ चुकी हैं और अब आ रही है स्वतंत्र वीर सावरकर। तो क्या आप एक लहर में बह रहे हैं या फिर आपने एक ऐसा चीज बनाई है जिसको देख के लोग कुछ एंटरटेन भी होंगे और कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आज तक हमें इतिहास के पन्नों में खो सी गई थी? आपकी दोनों बातें लास्ट वाली सही हैं, इसमें ऐसी जानकारी मिलेगी जो इतिहास के पन्नों में खो गई थी। सशस्त्र क्रांति
हमें ये बताया जाता है कि भारत को आज़ादी सिर्फ अहिंसा से मिली थी। भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ 2-3 लोगों ने दिलाई थी, ऐसा नहीं है। हज़ारों लाखों लोगों ने देश के लिए लड़ाई की थी अपनी अपनी कैपेसिटी में। और ये पिक्चर एक्चुअली आपकी अगर अनाउंसमेंट देखें तो ये 28 मई जो उनका जन्मदिन है, ये 2 साल पहले तब रिलीज़ होने वाली थी, पर नहीं हो पाई। प्रॉब्लम्स रही पिक्चर को लेके, बनाने में बहुत दिक्कतें आई, धीरे धीरे करके बीच में पिक्चर शेल्फ भी हो गई। तो ये जो लहर चली है पिक्चरों को बनाने की, वो पता नहीं कौन बना रहे हैं और किस लिए बना रहे हैं, मुझे उन पिक्चरों में टिप्पणी करने का ये है नहीं। अगर आप जैसे आपने कहा कि एक वेल मेड पिक्चर है, तो ये मैंने अपने पूरे जी जान लगा के रिसर्च करके, मैंने अपने जैसा मैं अपनी एक्टिंग के क्राफ्ट में हमेशा सच्चा रहा हूँ, वैसे ही मैंने डायरेक्शन के क्राफ्ट को भी वैसे ही करने की कोशिश की है। तो जो वेल मेड, आप बाकी पिक्चरें इतनी वेल मेड शायद नहीं लगती होंगी जिनको आप प्रोपोगेंडा फिल्म बोलते हो, शायद वहाँ पे खेल है। एज अ डायरेक्टर कितना मुश्किल था कि आप एक्टर भी हैं, आप डायरेक्टर भी? मैं तो अपने शॉट लेने ही भूल जाता था। मैं कहा चलो चलो आगे बढ़ो, चलो। फिर मैं कहा नहीं अरे आपका शॉट तो रह गया। अरे यार पिक्चर तो मेरी बायोपिक है। तो फिर मैं मेकअप करके आता था। स्ट्रेस ज़्यादा होता है? बहुत स्ट्रेस था, बहुत स्ट्रेसफुल था, और मैं भूखा मर रहा था। तो एक टर्म होती है आजकल, हैंग्री, मेरे को झेलना आसान नहीं था। वो क्रू से पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अझेल था मैं। दिव्या? मेरा सवाल रणदीप जी से ये है कि आपने डायरेक्शन भी किया है, एक्टिंग भी की है, तो जो अंदर का जाट होता है वो निकल आता था सेट पे अगर कुछ चीज गलत हो रही होती थी तो? वो तो वैसे ही निकल आता है, आप भूखा मर के देखिए 2 दिन। ना सबके बाल नोच लो तो। आपने गाना गाने से मना कर दिया, वरना मैं आपसे पूछती अगर आपको कोई रागनी आती है तो? रागनी, देखो मैं म्यूजिकली इंक्लाइन नहीं हूँ। इनफैक्ट इस मूवी का म्यूजिक बनाने में भी मैंने काफ़ी वो की। इस मूवी में मैंने रैप म्यूजिक बनाया है इसके लिए, क्योंकि अगर सावरकर जी आज की डेट में होते तो वो अपनी क्रांति एक्सप्रेस करने के लिए रैप म्यूजिक वो यूज़ करते। आपको एक ट्रिविया बताता हूँ, ये जो आपको हिंदी के आते हैं निर्देशक, निर्माता, संगीतकार, ये सावरकर जी ने लिखे थे। सावरकर जी ने पहली बारी ट्रांसलेशन की थी, तो उन्होंने देखा ये सब अंग्रेजी में क्यों आता है, तो उन्होंने हिंदी में लिखा। गांधी जी इनफैक्ट फिल्मों के अगेंस्ट थे, वो इसको पाप मानते थे, अच्छी चीज़ नहीं है। सावरकर जी ने बहुत अपनाया इसको, बोलता अगर ये फिल्में मेरे पास होती तो मैं अपना इन्फ्लुएंस कितना बढ़ा देता। वो बहुत खुश हुए थे फिल्मों को देख के। ऐसी बहुत साइंटिफिक लोग, साइंटिफिक इंसान थे वो। खान पान पे, वेशभूषा पे बिल्कुल वो नहीं थे, ना ही वो रिचुअल ज़्यादा फॉलो करते थे। तो वो बहुत ही साइंटिफिक, प्रैग्मेटिक और बहुत ही अपने ज़माने से बहुत आगे आदमी थे। वो जात पात में बिलीव नहीं करते थे। गांधी जी ने पूरा पतित पावन सीता पूरा गाना बनाया। सावरकर जी ने मंदिर बनाए, पतित पावन मंदिर, कोई नहीं जानता। सावरकर जी अंतरजातीय विवाह में बिलीव करते थे। वो उनका ये मानना था कि अंतरजातीय विवाह शुरू करो, 4 पीढ़ियों में लोग भूल जाएंगे कौन कौन जात का है और एक होके सिर्फ हिंदू रह जाएंगे। आपने अपनाया उसको? है, आपने अपनाया उसको? अखंड भारत। लास्टली टाइम बड़ा कम है। हाँ। डैनी जी का बीपी बढ़ रहा है कि हाँ। आपने आगे भी जाना है। जी। तो आपने कहा मैं अझेल हो जाता था। हाँ। और जाहिर है आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप एक्टर भी हैं। जी। तो अंदर का जाट निकल गया, बावली पूंछ और ये सब? अरे फुल ऑन। कुछ एग्जांपल की क्या बोलते थे? ढके ढकाए ढोल धरे इन्हें ढके रान दे भाई। सारी पूछ लेगा तो सबने बेरा पाट जाएगा, के होया था के ना होया था। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ट्रेलर जितना शानदार है, उम्मीद करते हैं। ये क्या खड़ा है माइक लेके, बोल भाई। वो खड़ा तो बेचारा वो एम्बैरेस ना हो जाए। हाँ पूछ ले यार। सर सबसे पहले तो आई एम अभीर, आई एम फ्रॉम भावरस एक्टर स्टूडियो। सर मेरे को आपसे द थिंग दैट आई अप्रिशिएट अबाउट यू बहुत ज़्यादा है कि आउट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ एक्टर्स इन द वर्ल्ड, आपकी पर्सनैलिटी का ना रॉ और ऐसा some rugged vibe to you really reflects through the screen. That's thanks to my संस्कृति, जाट संस्कृति। Absolutely. And आप वो बहुत ऐसा अपना सीने पे रख के कैरी करते हो। आई थिंक आपने कई बार ये बोला कि यू आर नॉट अ डायरेक्टर्स एक्टर, नाउ यूर अ डायरेक्टर योरसेल्फ। तो मेरे को आपसे पूछना था, जब आपने मूवीज़ की स्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी स्टार्ट करी थी, तो आपने अपनी ये फियर्स ऑटोनॉमी और अपना ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैसे कैरी फॉरवर्ड करी, और आप स्क्रिप्ट सेलेक्ट कैसे करते हो? मैंने तो एक्चुअली कोशिश की थी कि जैसा मैं हूँ वैसा मैं रोल कभी ना करूँ, क्योंकि उसमें क्या मज़ा है। हर एक पिक्चर में आप सेम वो कर रहे हो तो उसमें मज़ा क्या है।
तो मैंने हमेशा शुरू से ये चैलेंज लेने की कोशिश की थी। और मैं डायरेक्टर्स एक्टर्स नहीं हूँ इन द सेंस कि मैं पहले स्क्रिप्ट पी लेता हूँ, मेरी डायरेक्टर से पहले ही सारी बातचीत हो जाती है, लड़ाई झगड़े जो होने, डिस्कशंस होनी पहले हो जाती है। सेट पे मेरी डायरेक्टर से कभी बात नहीं होती, अरे शी इज़ हॉट, लंच में क्या है, इसके अलावा कोई बात नहीं होती कभी भी, आज कौन सी पीनी है उसके अलावा कभी कोई बात नहीं होती मेरी डायरेक्टर से सेट पे। और जब मैं डायरेक्टर बना तो मैं चाहता था कि मेरे एक्टर्स ऐसे पार्टिसिपेट करें, पर मेरे को मेरे जैसे एक्टर नहीं मिले, सारे नहीं मिले, तो मैं फिर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, डू एज आई से एग्जैक्टली, एंड थैंक यू वेरी मच। सो दैट वाज वेरी क्लियर। चलिए इसी बात पे थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।